चलिए, कहां तक बातें हमारी लास्ट क्लास में हुई थी? हमने ये देख लिया था कि रेडिकल आपका रिएक्ट कैसे करता है, और अगर अपन बात करें तो स्टेबिलिटी की बातें भी हमने की थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे सामने शुरू होंगी। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें उसकी केमिकल रिएक्शंस जो मेन होती है। ठीक है, क्योंकि प्रिपरेशन मेथड, किसी का केमिकल रिएक्शन होगा तो किसी का प्रिपरेशन मेथड होगा। तो नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, इस पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। अब आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे। देखिए, एल्केन जो है ना, वो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्कीन एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्काइन एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कीटोन सब। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस टाइप की रिएक्शन होनी चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर अगर अपन बात करें एक एल्केन लिखा हुआ है और इसमें मुझसे पूछे कि बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्केन्स आर नॉट फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए। पहले मुझे आप समझाने देंगे। एल्केन्स अगर अपन बात करना चाहें, एल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप। एल्केन्स में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एल्केन्स में अगर आप गौर से देखोगे ना तो सभी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देखिए गौर से, सभी बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा। और सिग्मा भी दोस्त काफी स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। नॉर्मली कोई रिएक्शन पता है क्यों करता है? ताकि वो अपने वीक बॉन्ड को तोड़कर स्ट्रॉन्ग बना ले। जैसे अगर एल्किन्स की रिएक्शन देखें तो एल्किन्स में क्या होता है? पाई बॉन्ड। तो इनके पास एक ड्राइविंग फोर्स होता है कि पाई को सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं रिएक्शन करके, ताकि एक वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, एल्काइंस के पास भी ये ड्राइविंग फोर्स होता है, पर एल्केन्स के पास तो ये ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है। आगे बात समझ में? तो कहता है इसके पास ऐसा कोई ड्राइविंग फोर्स है ही नहीं कि आप वीक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर लो। दूसरी बात, अगर अपन बात करें एल्किन्स और एल्काइंस दोनों का ही नेचर कैसा होता है बताइए? न्यूक्लियोफिलिक। ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं कि नहीं है? नॉन पोलर पाई बॉन्ड वाले न्यूक्लियोफाइल्स, पोलर पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रोफाइल्स, है कि नहीं है? तो अगर ये रिएक्शन नहीं भी करना चाहेंगे और कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो इनके पाई इलेक्ट्रॉन्स पर वो झपटेगा, तो रिएक्शन करना पड़ेगा। एल्केन कहता हम तो दोनों में से कुछ नहीं है, ना तो हम इलेक्ट्रोफाइल है और ना तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ना ही हम इलेक्ट्रॉन। कहता हमारे पास तो रिएक्शन करने का कोई पर्पज ही, हाईली अनरिएक्टिव है ये, हाईली, कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है जो ये रिएक्शन कर सके। इसीलिए हम एल्केन्स को क्या कहते हैं? पैराफिन्स। अब ये पॉइंट मैं पहले दूसरे लेक्चर में लिखवा देता स्टार लगाकर, एल्केन्स आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। मतलब ही नहीं है। अब समझिए ना कि रिएक्शन नहीं कर सकते, रिएक्शन करने का कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं पैराफिन्स। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट। इनके रिएक्शन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, ये इनर्ट होते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना तो आपके मैक्सिमम जो रिएक्टिव मेटल होती है ना उनको भी आप एल्केन्स में स्टोर करते हैं। एल्केन्स उनके साथ भी रिएक्शन नहीं करती। लाइक सोडियम, पोटेशियम, हाईली रिएक्टिव मेटल्स किस में रखी जाती हैं? या तो वैक्स में या केरोसिन ऑयल में। और वैक्स और केरोसिन ऑयल दोनों ही एल्केन्स होती हैं, मतलब आपकी मेटल के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पैराफिन्स। तो आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट भी हम यहां पर मेंशन करें, मतलब लिखेंगे आप alkanes are also known as, alkanes are also known as अगर अपन बात करना चाहें पैराफिन्स, इनको हम क्या बोल सकते हैं? पैराफिन्स भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट, लेस टेंडेंसी टू रिएक्ट।
इनके रिएक्ट करने की कोई खास वजह नहीं है। तो पता है ये कब रिएक्शन करेंगी? तभी रिएक्शन करेंगी जब सामने कोई ऐसा आ जाए जो इनसे पूछे ही ना कि रिएक्शन करोगे या नहीं करोगे। कोई ऐसा आप इनके सामने लेकर आ जाइए जो खुद ही बोल दे कि हम आए हैं, रिएक्शन तो होगा। पूछेंगे नहीं हम आपसे कि रिएक्शन करना है कि नहीं करना है, हम आए मतलब रिएक्शन होगा। और ऐसा होता है रेडिकल, पागल कुत्ते जैसा होता है। बोला था ना, काटने से पहले परमिशन लेता है क्या? नहीं। तो एल्केन्स के साथ जो भिड़ सकता है वो है रेडिकल, बाकी की औकात नहीं है। तो मेनली जो अल्केन्स की रिएक्शन है वो रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इनकी मेन रिएक्शन रहेगी। तो पहले ये सारे पॉइंट्स नोट कर देंगे। बताओ एल्केन्स के बारे में, पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर, किसी बॉन्ड में ही पोलैरिटी नहीं है भाई। नॉन पोलर मतलब म्यू कैसा रहेगा? 0। पक्का? जी हाँ। बताइए एल्केन्स का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? हम इलेक्ट्रोफाइल को E+ से लिखेंगे क्रॉस, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल को किससे लिखेंगे? Nu- से। ये न्यूक्लियोफाइल भी, तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो रिएक्शंस में अब चलने वाले हैं साथ साथ। तो अल्केन्स का ना तो नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है, ना ही नेचर न्यूक्लियोफिलिक है। मतलब ना ये इलेक्ट्रोफाइल्स में दिलचस्पी दिखाएंगे, ना ये न्यूक्लियोफाइल्स में। इनर्ट है, इनका कोई मतलब नहीं है। इनके सामने कोई ऐसा टपके जो इनसे पूछे ना, तब ये रिएक्शन करते हैं, और इनकी वही पहली रिएक्शन रहेगी, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एक ही रिएक्शन दी है पूरी एनसीईआरटी की, एक ही रिएक्शन, बाकी तो दो दो कोड़ी के इंफॉर्मेशन पॉइंट इनके। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन में इनकी पहली रिएक्शन आएगी, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही एक रिएक्शन है, बाकी तो जीके टाइप पॉइंट्स है सारे। कंबसन, फिर अगर अपन बात करें रेयरली ऑक्सीडेशन, उनका कोई मतलब नहीं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस लिखिए इसके अंदर। अल्केन्स mainly undergo free radical substitution reactions. Alkanes mainly undergo free radical substitution reactions. Alkanes mainly undergo free radical substitution reactions. एनसीईआरटी ने इनको हैलोजिनेशन करवाया है, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पर बात की है, पर कोई रिएक्शन नहीं दी है। तो मेन जो एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है वो क्या क्या है इनका? हैलोजिनेशन। एल्केन्स मेनली अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि आपको समझ में आ गया एल्केन के साथ कोई भिड़ सकता है तो वो रेडिकल ही है, बाकी की औकात नहीं है इनसे भिड़ने की। ठीक है, तो इनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अगर अपन बात करना चाहें तो पहला हमारे सामने आता है फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, photochemical halogenation of alkanes, photochemical halogenation of alkanes, या सिंपल एनसीईआरटी ने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स भी लिख दिया है। यानी कि जब एल्केन्स के साथ कोई हैलोजन भिड़ता है तो एल्केन का एक H X से रिप्लेस हो जाता है, और उसी को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एल्केन दिया हुआ है, अब आपके सभी के पेन डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने एक एल्केन है, रिएक्शन आपकी यही पूछी जाती है 99.9% इस चैप्टर से। अगर एल्केन की रिएक्शन आप किसी X2 के साथ करवाते हो, किसके साथ करवाते हो? X2 के साथ। मैं आपको बता दूं X भी दो होने चाहिए, या तो नॉर्मली आपका कौन मिलेगा? Br2, या फिर कौन मिलेगा अगर अपन बात करना चाहें? Cl2। क्लियर? F2 और I2 जब भी X2 होंगे तो किसी ना किसी कारण से हट जाएंगे। क्लियर? X2 दो ही चलते हैं नॉर्मली आपके, एक तो Br2 और एक Cl2। जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो आप रिएक्शन या तो किसकी प्रेजेंस में करवाओगे? यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर अगर अपन बात करना चाहें, कई बार अगर अपन लिखे तो यहां पर लिखा रहेगा सनलाइट, और सनलाइट भी जो आपका रहेगा वो डिफ्यूज रहेगा, आगे मैं क्लियर करूंगा। सनलाइट लिख देगा, लाइट लिख देगा, एक ही बात है। या फिर अगर अपन बात करना चाहें
तो यहां पर टेम्परेचर उसको मेंशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर उसको मेंशन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर भी आपका जो रहेगा वो अच्छा खासा रहेगा। जैसे 250 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है 400 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर का वैल्यू नहीं देगा तो डेल्टा बना देगा। डेल्टा का मतलब है हीट, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। क्लियर? यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर अगर अपन बात करना चाहें इसकी जगह हम एच न्यू भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूवी लिखे, एच न्यू लिखे, सनलाइट लिखे, हाई टेम्परेचर लिखे, हीट लिखे, इन सभी कंडीशंस पर क्या होता है आप पहले ये समझिए। वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। आप समझिए, आपके H की जगह किसने ले ली है? X ने। क्लियर? और साथ में बन जाएगा HX। तो पहले मैं आपको इस रिएक्शन का टाइप समझाना चाहता हूं। क्या समझाना चाहता हूं? टाइप। आप देखो, अगर इधर देखो तो हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, सो इट इज ए रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन बोलो, रिप्लेसमेंट बोलो, एक ही बात है। तो H को X से रिप्लेस कर दिया गया है, तो देखो रिएक्शन कौन सी है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आपने तो लिखवाया है सर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो रेडिकल बनेगा, तो इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पर आपको ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपका जो H है वो किससे रिप्लेस हुआ? X से। दोस्त इसे रिएक्शन कहते हैं। अब मैं 4 एग्जांपल लिखकर इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकता हूं, पर ये हुआ कैसे उसे मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म अब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को एलिमेंट्री स्टेप्स में तोड़ेगा कि ऐसे नहीं चमकेगा कि H कैसे रिप्लेस हो गया X से, हम समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर हम उसका पर्टिकुलर एग्जांपल लेना चाहें, क्या लेना चाहें? पर्टिकुलर एग्जांपल। जैसे ये हमारे सामने क्या है? मीथेन। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? Cl2 के साथ। क्लियर? मान लीजिए मैं रिएक्शन किस में करवा सकता हूं? यूवी लाइट की प्रेजेंस में करवा सकता हूं, और किस में करवा सकता हूं? एच न्यू, और क्या लिख सकता हूं? हीट, हाई टेम्परेचर। तो इस कंडीशन पर वन ऑफ द हाइड्रोजन, अगर अपन बात करना चाहें, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ मीथेन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, और साथ में आपका कौन बनेगा? HCl। ये आपके सामने रिएक्शन है। पहले हमने यहां पर एल्केन को डिफाइन नहीं किया था, अब हमने एल्केन पर्टिकुलर डिफाइन कर दी। हेलोजन को भी डिफाइन नहीं किया था, अब हेलोजन भी डिफाइन कर दिया कि ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है जिसमें वन ऑफ द हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आपको ये तो समझ में आ गया है ये कौन है? एल्केन। एल्केन रेडिकल के अलावा किसी को भाव देता ही, तो इससे भिड़ा तो होगा रेडिकल ही। और दुनिया की जो भी रेडिकल रिएक्शन है, दोस्तों ध्यान दीजिए, दुनिया की जो भी रेडिकल रिएक्शंस है वो 3 स्टेज में चलती हैं। स्टेप नहीं, स्टेज। 3 स्टेज में चलती हैं। पहले आपको रेडिकल को इनिशिएट करना पड़ेगा, पहले आपको रेडिकल को इनिशिएट, रेडिकल बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। अच्छी बात है रेडिकल एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि रेडिकल हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, अगर बन गया ना तो सुलटा के ही दम देता है। तो पहले रेडिकल बनाना पड़ेगा, फिर बना हुआ रेडिकल रिएक्शन करेगा, और फिर जब रेडिकल के सामने रेडिकल आ जाएगा तो खत्म हो जाएगा। यानी कि पहला स्टेज होता है चेन इनिशिएशन, जहां रेडिकल बनते हैं। दूसरा स्टेज होता है चेन प्रोपेगेशन, जहां रेडिकल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। और तीसरा स्टेज होता है चेन टर्मिनेशन, जहां रेडिकल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन सर आप हर बार चेन वर्ड क्यों लगा रहे हो? क्योंकि बताऊंगा रेडिकल्स चेन रिएक्शंस करते हैं। क्या करते हैं? चेन रिएक्शंस। अभी आप ध्यान से सुनेंगे, ये रिएक्शन 3 स्टेज में जाकर कंप्लीट होती है। पहली स्टेज की अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा चेन इनिशिएशन। क्या रहेगा? चेन इनिशिएशन। सर ये वर्ड चेन आपने क्यों लगाया है? समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए चेन इनिशिएशन में हम यहां पर क्या जनरेट करते हैं? हम यहां पर रेडिकल जनरेट करते हैं। दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। क्लियर? कोई भी पेन नहीं चलाएगा, जिसने फालतू में नोट करने की कोशिश की सुलटेगा वो रिएक्शंस में। आपका यहां पर रेडिकल जनरेशन होगा। रेडिकल जनरेशन के लिए मुझे क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ना, और बॉन्ड तोड़ना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा आपको एनर्जी सप्लाई करनी,
तो दोस्त ये जो सारी बातें आप लिख रहे हो ना कि आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, यूवी का इस्तेमाल कर रहे हो, आप एचन्यू का इस्तेमाल कर रहे हो या हीट का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी रिएक्शन ही शुरू नहीं होगी जब तक रेडिकल नहीं बनेगा, और रिएक्शन का पहला स्टेज ही एंडोथर्मिक है। क्लियर? तो यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी जरूर सप्लाई करनी, किसी की भी फॉर्म में सप्लाई करो, तो इस वाले स्टेप में चाहिए वो एनर्जी जो आप ले रहे हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एच न्यू लिख देता हूं, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो मुझे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के प्रोटॉन चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और बताओ बॉन्ड में किसी प्रकार की पोलैरिटी है क्या? नहीं, तो होमोलिटिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे और एक इलेक्ट्रॉन इसे। बताइए आपके पास क्या जनरेट हो जाएंगे? 2 Cl रेडिकल। क्या जनरेट हो जाएंगे? 2 Cl रेडिकल। सो दिस विल बी द जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। आइए दोस्त एनसीईआरटी की बातें करें, बहुत शानदार तरीके से लिखता है कि आपका एल्केन भी मौजूद है, आपका एल्केन भी मौजूद है, कहता है सीएच बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? आपका Cl2 में ही Cl Cl बॉन्ड टूटा, आपका CH बॉन्ड में भी तो पोलैरिटी नहीं है। क्या CH बॉन्ड में कोई पोलैरिटी है? नो, इनसिग्निफिकेंट ये डिफरेंस है। अगर दूसरी एल्केन होती तो उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होता और इसमें भी पोलैरिटी, तो आपने क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ही तोड़कर रेडिकल क्यों जनरेट किया? आपने कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ा? वापिस आ भाई, माना ये तो मीथेन है, इनमें तो कार्बन कार्बन भी तो बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो होगा, कहता वो क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि आपका कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपके एक्स एक्स बॉन्ड से क्या रहती है? ज्यादा। आप जानते हैं तो पहले कौन से बॉन्ड टूटते हैं? वीक बॉन्ड। तो ये आपका क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसीलिए रेडिकल आपका X2 से जनरेट होगा भाई, ये एनसीईआरटी है। क्लियर? तो आपने X2 से रेडिकल क्यों जनरेट किया? CH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा। आपका CC बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग है, नहीं टूटेगा। किसके कंपैरिजन में? XX बॉन्ड। आप जानते हैं देयर इज लोन पेयर। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो कहता है बॉन्ड इजीली टूट जाता है। तो रेडिकल यहां से जनरेट हो चुका है। अब रेडिकल आपका क्या करेगा? रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछेगा कई बार, बताओ ये चेन इनिशिएशन है या नहीं है? चेन इनिशिएशन मतलब रिएक्शन इनिशिएट हो रही है, रेडिकल बनाना, और जो बनता है वो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड। तो रेडिकल केवल प्रोडक्ट साइड हो तो वो चेन इनिशिएशन होगा, रिएक्टेंट साइड रेडिकल ना हो, केवल प्रोडक्ट साइड हो, चेन इनिशिएशन। अगला अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने चलेगा अब चेन प्रोपगेशन। भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन में 2 स्टेप रहेंगे। चेन प्रोपगेशन का स्टेप नंबर 1, अब आपका बना हुआ रेडिकल भिड़ेगा किसके साथ? एल्केन के साथ। ध्यान से सुनिए, आपका बना हुआ रेडिकल भिड़ेगा, दैट इज Cl रेडिकल। मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा लूं, बाकी लोन पेड दिखाने का मतलब नहीं है। किसके साथ? एल्केन के साथ। एल्केन कहता हम तो रिएक्शन करते ही, आप जानते नहीं हमारे बारे में, हमें पैराफिन्स बोलते हैं, हमारी रिएक्शन करने का कोई ड्राइविंग फोर्स ही रेडिकल बोलता है। आप हमारे बारे में नहीं जानते, हम पूछते ही हमारे यहाँ रिएक्शन तो होगा, इसीलिए तो हमें लाया गया है। तो रेडिकल आ चुका है, रिएक्शन तो होगा। अब आप जानते हैं, इतिहास गवाह है, रेडिकल ने जब भी बॉन्ड तोड़े हैं होमोलिटिकली तोड़े, और यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली टूटेगा दोस्त। कैसे टूटेगा? होमोलिटिकली। बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन इधर आने दो, एक इलेक्ट्रॉन मैं लाऊंगा, और आपस में क्या बनाएंगे? बॉन्ड। दोस्त ध्यान से सुनते हुए जाना, पहली प्रोबेबिलिटी यह है कि बॉन्ड किस में बन जाए? H और Cl। अगर H और Cl में बॉन्ड बन गया दोस्त, तो बताओ कौन सा रेडिकल जनरेट हो जाएगा? बताइए कौन सा रेडिकल जनरेट हो जाएगा? यहां पर आपका मिथाइल रेडिकल। लेकिन सर एक प्रोबेबिलिटी और है, उसको क्यों इग्नोर कर रहे हो? बॉन्ड कार्बन और Cl के बीच में बन जाए। बिल्कुल सारी बातें करते हुए चलेंगे। रिएक्शंस के क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि आप तिगड़मबाजी से आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आपको लगेगा कि जीओसी से आसान है ये रिएक्शन पार्ट, क्योंकि यहां पर हर दिन कोई बातें नहीं बदलेंगी। अब पूरे चैप्टर में रेडिकल की बात चलेंगी और हम रेडिकल की स्टेबिलिटी वापस से रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर के साथ। तो जीओसी तो हमेशा साथ चलता रहेगा। ये 2 प्रोबेबिलिटी आपके सामने है दोस्त। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपका एक्स रेडिकल किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 99.9% चांस है वो हाइड्रोजन होगा। उसका पहला रीजन देता हूं, एच रेडिकल थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ये वाला स्टेप एनर्जेटिकली फेवरेबल, कहता इधर से नहीं जाना है,
दूसरी बात, आप एक बात बताइए, रेडिकल जिससे टकराएगा उसी को ही सुलटाएगा, और आपका हाइड्रोजन जो है ना वो मॉलिक्यूल के सरफेस पर बाहरी साइड, क्योंकि मोनोवेलेंट है, और कार्बन अंदर की साइड है। तो आप बताओ एक्स का एच से टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या एक्स की कार्बन से टकराने की प्रोबेबिलिटी? इसलिए मोनोवेलेंट एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उससे पहले टकरा जाएगा ये। तो ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका होमोलैटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इसे और एक इलेक्ट्रॉन उसे। इसे हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर 1। देखो प्रोपेगेशन की खास बात होती है, रिएक्टेंट साइड भी रेडिकल होता है, प्रोडक्ट साइड भी रेडिकल होता है, बट दोनों रेडिकल अलग होते हैं। इधर सीएल रेडिकल है, उधर मिथाइल रेडिकल है। ये प्रोपेगेशन स्टेप होता है। अब आप देखो, आपका एक रेडिकल कंज्यूम हुआ तो दूसरा रेडिकल तैयार हो गया। इसी रेडिकल को पागल कुत्ते की तरह बोलता हूं। एक पागल कुत्ता दूसरे को काट ले तो वो भी पागल हो जाता है। देखो एक नया रेडिकल जनरेट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब ये बना हुआ रेडिकल आपके चेन प्रोपेगेशन स्टेप नंबर 2 की तरफ चलता हूं। चेन प्रोपेगेशन स्टेप नंबर 2 की तरफ चलता हूं। किस पर अटैक करेगा? Cl2 पर। किस पर अटैक करेगा? Cl2 के ऊपर अटैक करेगा। और इतिहास गवाह है, जब भी रेडिकल्स ने बॉन्ड तोड़वाए हैं, होमोलैटिकली तोड़वाए हैं। क्लियर? तो ये बोलेगा कि आज तो ये बॉन्ड टूटेगा। और कैसे टूटेगा? होमोलैटिकली। अब बताओ किससे बॉन्ड बनाऊं? दोनों तो Cl है सर, कैसी बात कर रहे हो? तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन देगा। आप बताइए किसके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और कौन जनरेट हो जाएगा? Cl रेडिकल। फिर से देखो, एक रेडिकल को कंज्यूम किया, दूसरा तैयार हो गया। सही हुआ कि नहीं हुआ? फिर ये Cl रेडिकल अलग से अटैक करेगा एल्केन पर और क्या जनरेट कर देगा? मिथाइल रेडिकल। फिर ये मिथाइल रेडिकल Cl2 पर अटैक करेगा, फिर क्या जनरेट कर देगा? Cl रेडिकल। फिर ये अल्केन पर अटैक करेगा और फिर से मिथाइल रेडिकल। फिर ये Cl2 पर अटैक करेगा, फिर से रियल रेडिकल। और इस तरीके से चक्रा चलता ही चेन रिएक्शन शुरू हो गई। एक पागल कुत्ते ने काटा, दूसरा भी पागल हो गया, तीसरे को काटा, ऐसे बहुत सारे पागल कुत्ते गलियों में दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए इन रिएक्शंस के सामने लगाते हैं चेन। क्या लगाते हैं? चेन। आगे बात समझ में? क्योंकि अब आपका स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 विल कीप रिपीटिंग, रिपीट होते रहेंगे। तो फिर अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दूं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दूं तो आप इतना फिजिकल पढ़ चुके हैं। इधर देखो, मिथाइल रेडिकल किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। उधर किस साइड है? कैंसिल आउट हो गया। इधर देखो, अगर अपन बात करें Cl रेडिकल किस साइड है और इधर किस साइड है? रिएक्टेंट साइड। तो मैं इस तरीके की बात कर सकता हूं, यहां से ये कैंसिल। पक्का? Cl रेडिकल से Cl रेडिकल कैंसिल। ये तो हम गए नहीं, क्रॉस मार दिया ना, तो ये तो काउंट ही नहीं करना है। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए। बताइए ऊपर से रिएक्टेंट की तरफ से कौन आएगा? मीथेन। बताइए इधर से कौन आएगा? Cl2 एरो। बताइए उधर कौन बचा है? HCl। एंड उधर कौन बता है? CH3Cl। तो आपके रिएक्शन का जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो इसी में आ रहा है। तो चेन प्रोपेगेशन को कई बार हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्टिव स्टेप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रोडक्टिव स्टेप। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है। कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ध्यान से सुन लेना, कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स चेन प्रोपेगेशन स्टेप। किसी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में अगर अपन बात करना चाहें, देन इट विल बी डिसाइडेड बाय इट्स चेन प्रोपेगेशन स्टेप। क्या बात सही है? जी हां। अगर मैं इसके बारे में बात करना चाहूं, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत ही गहरी बातें हैं। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, जरा चेक करते हैं। किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी पर अपन कमेंट करेंगे डेल्टा जी के बेसिस पर। एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। क्या ये पॉइंट सही है? जी हां, बिल्कुल सही है। अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें कितने मोल हैं, प्रोडक्ट साइड देखें कितने मोल हैं, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या है? 0। क्लियर? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डेल्टा एस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज, डेल्टा एस टेंड्स टू 0। इसका मतलब तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच। इसका मतलब समझे आप? अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो होगी, अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। आगे बात समझ में? तो ये रिएक्शंस आपके एक्सोथर्मिक होने पर ही होगी। अब एक्सो एंडो तो कहां से पता चलेगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ से। आप बताइए यहां पर आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ा है? CHN ClCl। क्लियर? एक तो CH, एक क्लोरीन क्लोरीन। बनाया क्या है? HCl और कार्बन क्लोरीन। टूटने में एनर्जी, बनने में एनर्जी का डिफरेंस आपको डेटा से पता चल जाएगा। और इसके केस में ये आपका कैसा आता है? नेगेटिव।
ये एक ही केस में पॉजिटिव आएगा, इन केस ऑफ आयोडीन। अगर आप यहां पर Cl2 की जगह क्या लोगे, I2, I2 लेने पर आपका डेल्टा H क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब डेल्टा G पॉजिटिव, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में होगा। इसलिए एनसीईआरटी लिखता है आयोडीनेशन ऑफ मीथेन इज रिवर्सिबल। बहुत शानदार लिखता है, क्लियर। अगर अपन बात करें सर रिएक्शन मल्टी स्टेप है, तो रिएक्शन का कोई ना कोई स्टेप तो आरडीएस होगा। हमेशा ध्यान रखिए, आपको यह लगेगा कि इसको कैसे पता चलता है ये आरडीएस है, क्योंकि मैं पढ़ के आता हूं। यस, ये रियलिटी है, क्योंकि आप काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, रेट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो कौन सा स्टेप आरडीएस है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। आप डॉक्टर बन जाओगे, आपके पास पेशेंट आएगा, आप बोलोगे अच्छा आपने कुछ ठंडा खाया इसलिए आपको दिक्कत हुई है, तो वो बोलेगा अरे आप तो भगवान चरणों में गिर जाओ, आपको कैसे पता मैंने ठंडा खाया है, क्योंकि मैंने 5 साल पढ़ाई की है। अगर ये बीमारी हुई है तो डेफिनेटली इन्हीं चीजों से हुई होगी। तो ऐसे ही हमें आरडीएस ध्यान रखना पड़ता है रिएक्शन का कौन सा होता है। तो इस रिएक्शन का ये वाला जो स्टेप है वो क्या है, आरडीएस, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और एक बात ध्यान रखना, जो भी बॉन्ड आरडीएस में टूटेंगे, जो भी बॉन्ड आरडीएस में, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जैसे इसमें आरडीएस में कौन सा बॉन्ड टूटा है, सीएच, अगर सीएच की जगह सीडी होता ना, तो बॉन्ड को टूटने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती, रिएक्शन स्लो हो जाती। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो रेट स्लो हो जाएगा, वीक बॉन्ड होगा तो रेट फास्ट हो जाएगा। कौन से बॉन्ड, जो आरडीएस में टूटते हैं। तो जैसे CH बॉन्ड आरडीएस में टूट रहा है, अगर यहां पर इसी रिएक्शन में CH4 की जगह क्या कर देता, CD4, तो रिएक्शन स्लो हो जाती। CD4 की जगह CT4 कर देता, रिएक्शन और भी स्लो हो जाती। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल सही। दूसरी बात अगर आप देखो तो इंटरमीडिएट के तौर पर कौन बन रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल। ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन का रेट उतना ही, क्योंकि स्टेबल रेडिकल को बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होती है। अभी हम इस पर पूरी बातें करेंगे अगले में ही, क्लियर। अगर मैं इस रिएक्शन का पूरा एनर्जी डायग्राम दिखाना चाहूं, जो कि आज के बाद आपके काम का नहीं रहेगा, बस आज ही आपको काम में आएगा। इधर अगर अपन बात करें एनर्जी की, इधर अगर अपन बात करना चाहें रिएक्शन प्रोग्रेस। मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिए, मैं खुद कह रहा हूं ये फालतू है, आपसे इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको गजब की क्लैरिटी लेकर आता है। ध्यान से सुनिए, अगर चेन प्रोपेगेशन के पहले स्टेप की बातें करना चाहूं, किसकी बातें करना चाहूं, चेन प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में, जिसमें Cl रेडिकल आकर एल्केन से क्या हटा लेगा, H, तो बताइए रिएक्शन आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, और कौन बन जाएगा, मिथाइल रेडिकल, और साथ में कौन बना, HCl। आप जानते हैं अगले स्टेप में आपका मिथाइल रेडिकल किससे रिएक्शन करेगा, मिथाइल रेडिकल आपका रिएक्शन करेगा किसके साथ, Cl2 के साथ, और यहां पर बन जाएगा आपका ये, और साथ में कौन जनरेट हो जाएगा, Cl रेडिकल। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ। अब ये रिएक्शन अगर अपन बात करें दो स्टेज में कंप्लीट हो रही है। एक तो इस स्टेप के लिए इसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने बोला था। अब ध्यान रखना, जितना काइनेटिक्स आपने काइनेटिक्स में डिस्कस नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा ऑर्गेनिक में डिस्कस कर दूंगा काइनेटिक्स को। एक यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और एक यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट मुझे पड़ेगी। आप बताइए कौन से स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, किसके लिए, इसीलिए आपका एल्काइल रेडिकल का फॉर्मेशन आरडीएस है, यही आरडीएस है इस रिएक्शन का। और ये रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनता जाएगा, ये जो आपका एनर्जी है उतना कम होता चला जाएगा। मतलब मोर स्टेबल रेडिकल्स विल बी फॉर्म्ड फास्टर, मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन का रेट एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करता है। मोर विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, slow will be the rate of reaction, less will be the activation energy, fast will be the rate of reaction। सही बात है कि नहीं है। तो यहां से हमें डिसाइड होता है ये वाला एनर्जी गैप कम है और ये वाला एनर्जी गैप ज्यादा है। अगर इस स्टेप के लिए मैं इसको क्या बोल दूं, EA1, और इसको क्या बोल दूं, EA2, तो आप साफ साफ कह सकते हैं EA1 इज ग्रेटर देन EA2। इसका मतलब पहला स्टेप इस रिएक्शन का क्या है, आरडीएस, और आरडीएस में क्या बना है, कार्बन फ्री रेडिकल। ये देखना आगे आपको गजब की क्लैरिटी लेकर आएगा। नेक्स्ट अब अगर अपन बात करना चाहें तो अगला होता है चेन टर्मिनेशन। क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। देखिए चेन टर्मिनेशन में क्या होता है कि कभी भी कोई रेडिकल आमने सामने आके बैठ के खत्म हो जाएंगे। जैसे आप रिएक्शन में एक बार आंखें खोलकर देखो कौन कौन से रेडिकल जनरेट हुए हैं।
एक तो सीएल रेडिकल बना हुआ है, यहां भी सीएल रेडिकल और एक मिथाइल, बस यही आपस में बैठ सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए सीएल रेडिकल के सामने सीएल रेडिकल आ गया, आप बताओ रेडिकल के सामने रेडिकल आने पर क्या होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन। जानते हैं हम रेडिकल का नेचर, तो रेडिकल के सामने रेडिकल डाइमराइजेशन या कपलिंग दोनों भिड़कर खत्म। क्लियर? आइए अगर अपन बात करना चाहे, मान लीजिए मिथाइल रेडिकल के सामने कौन आ जाए? मिथाइल रेडिकल। तो बताइए रेडिकल के सामने रेडिकल दोनों भिड़ मरेंगे और क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? इथेन। आप समझिए एनसीईआरटी इस पॉइंट को लिखता है कि इस रिएक्शन में इथेन किसके तौर पर बनता है? बाई प्रोडक्ट के तौर पर। कोई भी लाइन अगर ऐसी हो जाए ना जो मैं ना समझाऊं एनसीईआरटी की, तो आके बोल देना, बल्कि मेरे बताने के बाद ही चमकेगी आपको वो लाइन कि एनसीईआरटी लिखता है इस बात को। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि CH3 रेडिकल के सामने Cl रेडिकल भी आ जाए, तो ये भी दोनों आपस में भिड़ मरेंगे, क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा CH3Cl। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? तो इसे हम कहते हैं चेन टर्मिनेशन। हाउ विल यू आइडेंटिफाई टर्मिनेशन? जहां रेडिकल खत्म हो रहे होंगे। खत्म रिएक्टेंट होता है कि प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। तो रेडिकल केवल रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड रेडिकल ही, तो वो चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। और इस स्टेप के लिए एक्टिवेशन एनर्जी 0 होती है। स्टेप के लिए रिएक्शन को तो चाहिए क्योंकि पहला ही स्टेप एंडोथर्मिक है। तो जो आपका क्वेश्चन आया था ना नीट के अंदर, ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, जो स्टेटमेंट सही दे रहे थे उसके एक्सप्लेनेशन ये दे रहे थे, ये स्टेप की बात कर रहा है। अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया तो फिर तो सारे ही कोलिजन 100% इफेक्टिव हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि पहली बार पता चला, लोगों को पहली बार पता चला है। बात तो केमिस्ट्री में पहले से, ये केमिस्ट्री की सबसे बड़ी बात होती है। तो ये चेन टर्मिनेशन स्टेप है। आपसे पूछेगा क्या इथेन बाई प्रोडक्ट बन सकता है? बन सकता है, कोई भी दो रेडिकल भिड़ जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, कई बार क्या करते हैं कुछ लोग ऐसे, मतलब फील में आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि एक बार रिएक्शन शुरू हो गई चलती रहेगी चलती रहेगी ऐसा नहीं होता है। अगर आपकी रिएक्शन बीच में भी खत्म हो सकती है, क्या पता जनरेट हुआ CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल से ही, तो टर्मिनेशन कई बार बीच में भी आ जाता है। रेडिकल को थोड़ी पता है कि सीक्वेंस वाइज चलना है, रेडिकल थोड़ी पता है कि अभी रुक जाओ अभी तो प्रोपेगेशन चल रहा है, इंतजार करते हैं अब टर्मिनेशन करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भिड़ेगा सुलट जाएगा। तो बीच में भी रिएक्शन खत्म हो जाती है, तो उस रिएक्शन को आपको कैरी ऑन रखने के लिए बीच बीच में सीएल रेडिकल जनरेट करने पड़ते हैं, वरना कुछ समय के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये एनसीईआरटी लिखती है आफ्टर सम टाइम रिएक्शन विल स्टॉप ड्यू टू चेन टर्मिनेशन। बीच में हो जाता है टर्मिनेशन कई बार, तो आपको रिएक्शन को इनिशिएट करते रखने के लिए बीच बीच में सीएल रेडिकल जनरेट करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं एक बार रिएक्शन शुरू कर दी तो आखिरी तक जाके सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने पर ही रुकेगी, ये बेवकूफी है। जो साइंस नहीं जानता वो ऐसी बातें कर सकता है। क्या ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर हुए? तो जब भी आपके सामने एल्केन्स आए, सामने हेलोजन ही होगा 99%। क्या होने वाला है? वन ऑफ द हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्लियर? एंड कौन से इंटरमीडिएट के थ्रू गया है? रेडिकल, इसलिए हम इसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होने भी नहीं चाहिए। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ो। रिएक्शन का पहला स्टेप ही एंडोथर्मिक है, किसी भी फॉर्म में आपको एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी। अल्केन और हेलोजन आमने सामने हो, H हटा X लगा, इस रिएक्शन ने ये निष्कर्ष दिया है कि H हटाकर क्या लग जाएगा? X। कौन सा H जल्दी हटेगा, कौन सा H देरी से हटेगा? इट विल डिसाइडेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इंटर। अगर स्टेबल रेडिकल बनेगा तो उसको बनने में कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, अगर अनस्टेबल रेडिकल बनेगा तो उसको बनने में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए। सुलटा दिया है क्या? यही तो लिखना था।
अभी जो रीनीट अपना हुआ था, कुछ 1600 समथिंग बच्चों ने दिया था, उसमें चैप्टर एल्केन से एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। एग्जैक्टली वही स्टेटमेंट आई थी जो अपन ने क्लास में बोली थी, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके भी डाला था। वो एनसीईआरटी में नहीं है एज इट इज, आप पढ़ लेना, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट डाली थी एग्जैक्टली आपकी नोटबुक में लिखी हुई है। जो भी पिछली बार प्रो 2.0 में थे या एक्सेल में थे, चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली लैंग्वेज का मैच करना बहुत बड़ी बात है, और उसका मैच करना जो एनसीईआरटी ने लिखा ही नहीं है। जब जब पेपर अच्छा बनेगा तब तब अपने क्वेश्चंस के मैच होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं सब्जेक्ट के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, आसान बनाने के लिए उसमें मजाक इंट्रोड्यूस मत कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज जितनी फनी होगी ना, बच्चे को पेपर में उतनी दिक्कत आएगी। कारण वो तो ऑथेंटिक बात करेगा ना, वो थोड़ी मजाक में बात करेगा, तो बच्चे को लैंग्वेज अजीब सी लगेगी उस टाइम पर पढ़ने पर। लेकिन अगर वो उसी रिदम में प्रैक्टिस करके आया है तो वो जानता है कि तो सही बात है। बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज, बिल्कुल ऑथेंटिक लैंग्वेज में हमें बातें करनी चाहिए। ए, ये रिएक्शन का क्या है, ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल में रिएक्शन में चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप आरडीएस है। अब इसी को तो स्टेटमेंट बना देगा, ऊपर लिखेगा ओवरऑल रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, चार लैंग्वेज के पॉइंट रख देगा आपके सामने। अगर अपन केवल ये करते रहे एच हटा के एक्स लगा दे, एच हटा के एक्स लगा दे, तो इसमें से बीच में से कहीं ना कहीं साफ करके चला जाएगा। पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अगर हम केवल एनसीईआरटी की बातें करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये रिएक्शंस तभी स्पॉन्टेनियस होंगी जब कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। इस पॉइंट को आप समझिए। किसके केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, आयोडीन के केस में। इसलिए आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, पीछे आता है, फॉरवर्ड में जाता ही। तो कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो उसको फॉरवर्ड में लाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम HiO3 या फिर HNO3 का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता ही नहीं होता, बस रटते हैं एनसीईआरटी की लाइनों को। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? चार लैंग्वेज के पॉइंट रख देगा आपके सामने। अगर अपन केवल ये करते रहे एच हटा के एक्स लगा दे, एच हटा के एक्स लगा दे, तो इसमें से बीच में से कहीं ना कहीं साफ करके चला जाएगा। पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अगर हम केवल एनसीईआरटी की बातें करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये रिएक्शंस तभी स्पॉन्टेनियस होंगी जब कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। इस पॉइंट को आप समझिए। किसके केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, आयोडीन के केस में। इसलिए आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, पीछे आता है, फॉरवर्ड में जाता ही। तो कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो उसको फॉरवर्ड में लाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम HiO3 या फिर HNO3 का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता ही नहीं होता, बस रटते हैं एनसीईआरटी की लाइनों को। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय चेन प्रोपेगेशन। एक ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, एक और आगे आएगी HBr का प्रोक्साइड इफेक्ट, उसमें भी चेन प्रोपेगेशन की बात करूंगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन यहीं पर हुई है। आपके रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है तो यहीं पर ही बना है। कैन यू आइडेंटिफाई द चेन इनिशिएशन स्टेप? यस, जहां रेडिकल केवल रिएक्टेंट साइड हो। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, बट बोथ द रेडिकल्स विल बी डिफरेंट। क्लियर? टर्मिनेशन, केवल आपके रिएक्टेंट साइड रेडिकल हो, प्रोडक्ट साइड ना हो। बताओ, अगर मैं आपको यह कहना चाहूं कि चेन इनिशिएशन के बारे में, ये स्टेप ऑलवेज एंडोथर्मिक, सही या गलत? कैसा रहेगा? ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, चाहे कितना भी प्रोपेगेशन का पहला स्टेप आरडीएस है।
अब इसी को तो स्टेटमेंट बना देगा, ऊपर लिखेगा ओवरऑल रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 4 लैंग्वेज के पॉइंट रख देगा आपके सामने। अगर अपन केवल ये करते रहे एच हटा के एक्स लगा दे, एच हटा के एक्स लगा दे, तो इसमें से बीच में से कहीं ना कहीं साफ करके चला जाएगा। पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हुए चलना है। अगर हम केवल एनसीईआरटी की बातें करेंगे तो बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ये रिएक्शंस तभी स्पॉन्टेनियस होंगी जब कैसी होंगी, एक्सोथर्मिक। इस पॉइंट को आप समझिए। किसके केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है? आयोडीन के केस में। इसलिए आयोडीनेशन रिवर्सिबल होता है, पीछे आता है, फॉरवर्ड में जाता ही। तो कोई भी रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो उसको फॉरवर्ड में लाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। इसके लिए हम HiO3 या फिर HNO3 का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पता ही नहीं होता, बस रटते हैं एनसीईआरटी की लाइनों को। सुलटा दिया है क्या भाई लोगों? कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इट विल बी डिसाइडेड बाय चेन प्रोपेगेशन। एक ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, एक और आगे आएगी HBr का पेरोक्साइड इफेक्ट, उसमें भी चेन प्रोपेगेशन की बात करूंगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन यहीं पर हुई है। आपके रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है तो यहीं पर ही बना है। कैन यू आइडेंटिफाई द चेन इनिशिएशन स्टेप? यस, जहां रेडिकल केवल रिएक्टेंट साइड हो। चेन प्रोपेगेशन स्टेप, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड, बट बोथ द रेडिकल्स विल बी डिफरेंट। क्लियर? टर्मिनेशन, केवल आपके रिएक्टेंट साइड रेडिकल हो, प्रोडक्ट साइड ना हो। बताओ, अगर मैं आपको यह कहना चाहूं कि चेन इनिशिएशन के बारे में, ये स्टेप ऑलवेज एंडोथर्मिक, सही या गलत? कैसा रहेगा? ऑलवेज एंडोथर्मिक, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, चाहे कितना भी बॉन्ड वीक हो, आपको तोड़ने के लिए एनर्जी तो देनी। हम इसके प्रोपेगेशन के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर एक्सोथर्मिक होगा तो रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक होगा तो नहीं होगी, सिंपल सी बात है। तो F2Cl2Br2 के लिए तो ये क्या होता है? एक्सो, और I2 के लिए क्या होता है? एंडो, जो कि मैं लिखवाऊं भी का। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? नहीं नहीं, वो नहीं होता है ना। बॉन्ड वीक है से फर्क नहीं पड़ता है, उसने कौन सा बॉन्ड तोड़ा और कौन सा बॉन्ड बना। तो बॉन्ड आपका टूटा बहुत ही वीक है, वो तो कहां टूटा है? इनिशिएशन। आई रेडिकल CH बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्योंकि तोड़ना तो उसको कौन सा है? CH, और बनाना कौन सा है? HI। ये तो देखो। टर्मिनेशन के बारे में क्या कहोगे? ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज, क्योंकि यहां पर तो केवल बॉन्ड, और बॉन्ड कैसा भी बने हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो दो पर तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके कमेंट कर सकते हैं। चेन इनिशिएशन हमेशा एंडोथर्मिक, चेन टर्मिनेशन हमेशा एक्सोथर्मिक, चेन प्रोपेगेशन डिपेंडिंग अपॉन द हेलोजन, कि आपका हेलोजन कौन है, F2Cl2Br2 I2 में से। और सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाई जाएगी किसके केस में? F2 के केस में। इसीलिए उस रिएक्शन को अवॉइड भी करते हैं, एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है वो। तो किसी ना किसी कारण से दो हेलोजन हमेशा हट जाते हैं, एक तो कौन? आपका F2, और एक कौन? I2। F2 आपका एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करता है, I2 आपका मैक्सिमम रिवर्सिबल हो जाता है। मैं अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन जब जब बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे ये बैक स्पॉट पर रहेगा आपको हेल्प करने के लिए। यही क्लैरिटी लाएगा कौन सा एच हटना चाहिए, कौन सा एच नहीं हटना चाहिए, कौन सा एच जल्दी हटेगा, कौन सा नहीं हटेगा। क्योंकि किसी भी रिएक्शन के रेट संबंधित बातें किससे करो? एक्टिवेशन एनर्जी से। और एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको RDS का मालूम होना जरूरी है। सुलटा दिया है क्या? सर मुझे ये ग्राफ समझ में नहीं आते। ग्राफ पर आपको ध्यान देना ही, ग्राफ बैकग्राउंड में अपना काम करता रहेगा। आपसे ग्राफ रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, नीट भी नहीं पूछेगा। सुलटा दिया है क्या? पर इस रिएक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है पॉलीहेलोजिनेशन। एक से ज्यादा H रिप्लेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो जानते हैं रेडिकल पागल कुत्ते की तरह होता है, काटने से पहले पूछता ही। ऐसा थोड़ी है किसी को एक बार काट लिया तो बोलेगा आप साइड हटिए, आप तो पहले कट चुके हैं।
कटा हुआ भी सामने आया तो उसको फिर काटेगा, जितनी बार सामने आएगा उतनी बार का। ये मेन पॉइंट है। लिखिए, ए भाई, मतलब सब्जेक्ट तक ही रहना है ना, अपनी पर्सनल फीलिंग नहीं इंक्लूड करनी है उसमें। लिखिए, polyhalogenation is the major problem with this reaction. Polyhalogenation is the major problem with this reaction. Polyhalogenation is the major problem with this reaction. Poly मतलब एक से ज्यादा बार रिएक्शन हो जाए। Polyhalogenation is the major problem with this reaction, which can be eliminated, which can be eliminated, which can be eliminated by taking alkane in excess, which can be eliminated by taking alkane in excess. कहता है उसको भी हम हटा सकते हैं अगर हम एल्केन को किस में ले लें, एक्सेस में। आइए पहले मैं पॉलीहेलोजिनेशन का मतलब आपको समझाता हूं क्या होता है। सभी पहले इधर ध्यान देंगे। क्लियर? मान लीजिए हमारे सामने कौन है, एल्केन, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu। अब देखो हवा में सोचा करो, आपको पता चल गया Cl2 से क्या बनेगा, Cl रेडिकल, जो यहां से H हटा ले जाएगा। क्लियर? और H की जगह क्या लगा जाएगा, Cl। तो पहले रिएक्शन आपकी कुछ इस प्रकार से होगी, एक हाइड्रोजन आपका हट गया और उसकी जगह कौन आ गया है, Cl, साथ में कौन बन गया है, H। इसे बोला मोनोहेलोजिनेशन, एक की H हटाकर X लगाया है। पर आप जानते हैं Cl रेडिकल तो जनरेट होते रहेंगे, क्या पता अगली बार Cl रेडिकल के साथ ये की बजाय ये टकरा जाए, जो भी टकराएगा उसी को सुलटा देगा वो तो। क्लियर? क्योंकि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते तो एक ही कंटेनर में है। मान लीजिए इस रूम में पागल कुत्ता घुसा दिया जाए तो अफरा तफरी मचेगी, सबसे पहले जिसको काटा वो ज्यादा घबराएगा इधर उधर और वही बार बार सामने आएगा, तो उसको भी बार बार सुलटाया जा सकता है। तो हो सकता है अगली बार रिएक्शन आपके एल्केन पर ना होकर आपके बने हुए प्रोडक्ट पर ही हो जाए। अगर प्रोडक्ट पर ही हो गई तो एक और H रिप्लेस हो जाएगा, बताइए किससे, Cl से, साथ में कौन बनेगा, HCl। और हो सकता है अगली बार फिर आपकी रिएक्शन इसी से ही हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम ना, मेजर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ऐसी है कि एक से ज्यादा भी आपके जो H है वो किससे रिप्लेस हो सकते हैं, Cl से, साथ में कौन बनेगा, HCl। और हो सकता है फिर यही टकरा जाए तो फिर से इसी पर रिएक्शन हो जाएगी। तो कई बार हमसे पूछता है कि बताइए इस रिएक्शन के पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या है। तो जब हेलोजिनेशन करवाओगे ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और वो भी बन सकता है। पॉसिबल प्रोडक्ट तो सारे हो सकते हैं। कहता है इस प्रॉब्लम से निजात पाया जा सकता है। कैसे? अगर आप एल्केन को एक्सेस में ले लें, जैसे अगर मैं इसको एक्सेस बोलता हूं, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है, एक्सेस। अगर मैं इसको एक्सेस में ले लेता हूं, रिएक्शन करवाता हूं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H, तो आपका मोनोहेलोजिनेशन ही मेजर होगा, एक ही H हटेगा, साथ में क्या बन जाएगा, HCl। दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, कोलिजन थ्योरी कहते हैं जो ज्यादा टकराएंगे वो ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंपल बात है कि नहीं है? अगर यहां से Cl रेडिकल जनरेट होगा और हर बार, आंखें खोलो, हर बार Cl रेडिकल अगर मीथेन से टकराए, बने हुए प्रोडक्ट से ना टकराए, तो बताओ मीथेन से टकराएगा तो हर बार मिथाइल क्लोराइड ही तो बनेगा। उसके लिए मुझे मीथेन एक्सेस में भी तो लेना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कोलिजन थ्योरी से। मान लीजिए ये अपना रूम है, इसके अंदर 1000 हमने रेड बैलून्स फिल किए हुए हैं और 100 व्हाइट बैलून्स, और आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और आपको बोला गया पागल कुत्ते की तरह घूमना है आपको। तो आप बताइए आपकी प्रोबेबिलिटी रेड बैलून्स के साथ टकराने की ज्यादा है या व्हाइट बैलून्स के साथ? रेड, क्योंकि वो ज्यादा है। सिंपल सी बात है, जो ज्यादा टकराएंगे वही मेजर। तो एल्केन को एक्सेस में ले लो कोलिजन थ्योरी से, सिंपल सी बात है। लेकिन दोस्त अगर आपने उल्टा कर दिया, पागल कुत्ते ज्यादा छोड़ दिए, तो फिर निश्चित है एक कई कई बार सुलटाया। अगर आपने एल्केन की बजाय हेलोजन एक्सेस में ले लिया तो फिर तो भाई साहब सारे हाइड्रोजन्स का सुलटना तय है, फिर तो सारे H हटेंगे ही हटेंगे, ये मेजर हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे बहुत जबरदस्त बात बताइए, पहले ही पूछी जा चुकी है, पहले ही पूछी जा चुकी है, पूछेगा तो कोई नहीं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
पॉली मीन्स मोर देन वंस। जब एक से ज्यादा एच हटेंगे तो उसे पॉलीहेलोजिनेशन कहेंगे, एक ही एच हटेगा तो उसे मोनोहेलोजिनेशन कहेंगे हम। क्या रेडिकल रीअरेंज हो सकता है? नहीं, हमारे लेवल पर बिल्कुल नहीं होगा, तो हमें तो मानना है कि होता ही नहीं है। कभी कोई रेडिकल बने और तुम रीअरेंज करवा के अलग ही प्रोडक्ट बना दो, सुलटा दिया है क्या? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो ये ध्यान रखना है क्या दिया हुआ है, जब तक हमें नहीं कहेगा हम बाय डिफॉल्ट एल्केन को एक्सेस में लेकर चलते हैं, जब तक कुछ भी नहीं बोलेगा तो हम मोनोहेलोजनेशन ही करवाते हैं। यही रिएक्शन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है बार बार। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए नीट 2000 अभी 24 में जो पेपर हुआ दोबारा, उसमें भी इसी रिएक्शन से क्वेश्चन बना है। अब आगे बढ़ सकता हूं। चलिए देखिए, अगर हम इस रिएक्शन में बात करना चाहें, हम ढेर सारी बातें यहां पर करते हुए चल सकते हैं। ये हमारे सामने क्या है? एल्केन। अगर मैं एल्केन की रिएक्शन, आप समझते हुए जाइए, Cl2 के साथ करवा रहा हूं, लेकिन मैं रिएक्शन करवा रहा हूं डार्क एंड रूम टेम्परेचर, यह भी इंपॉर्टेंट है। डार्क है और क्या है? रूम टेम्परेचर पर है। बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? यहां पर आपकी रिएक्शन नहीं होगी। अब आधे से ज्यादा बच्चे इसको याद करते हैं कि सर नो रिएक्शन याद कर रखा मैंने, क्या ही पूछोगे आप? मेरे भाई नो रिएक्शन के पीछे कोई लॉजिक तो रहा होगा। आइए आंखें खोलते हैं और मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। आपके रिएक्शन का पहला स्टेज चेन इनिशिएशन एंडोथर्मिक है, तो आप रेडिकल तो जनरेट करोगे कि नहीं करोगे? एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना भाई। अगर रेडिकल ही जनरेट नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसे हो? अब जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में ही दी जाए, किसी भी फॉर्म में आ सकती है। क्लियर? लेकिन हमने साथ में ये भी लिखा है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी नहीं है कि Cl का बॉन्ड टूट जाए। इसका मतलब यहां पर आपके सामने क्या रहेगी? नो रिएक्शन। लेकिन अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर आप डार्क ही रखें। क्या रखें? डार्क। लेकिन साथ में मैंने क्या लिख दिया है? हीट। आप बताइए रिएक्शन हो जाएगी? डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि आपने रेडिकल इनिशिएट करने के लिए एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई कर दी। अब कुछ अलग कलाकार लोग होते हैं कि सर डार्क और हीट कैसे हो सकता है? हीट होगी तो आप जानते हैं लाइट तो होगी होगी। बहुत बढ़िया है, ये एक्सट्रीम लेवल पर है। अभी अमेरिका में बताओ हाथों हाथ, क्योंकि वहां पर आग लगी हुई है कि अंधेरा कर दो, कोई जलेगा ही? बाजू वाले रूम में आग लगी, चारों तरफ आग लगी, बस इस रूम में नहीं लगी, अपन लाइटें बंद कर देंगे, तो अपने तक हीट थोड़ी आएगी, दिखेगा ही नहीं उसको हम कहां हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ये कोई लॉजिक। ये सोचते हैं कि यार हीट भी और डार्क भी, सही नहीं बात कर रहा है ये, तो यहां पर भी रिएक्शन हो जाएगी। एंड योर, अगर अपन बात करें, H विल बी रिप्लेस्ड बाई Cl एंड साथ में कौन बनेगा? HCl। पक्का? या फिर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने है तो डार्क एंड रिएक्शन किस में करवाई गई है? इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। आप बताओ रिएक्शन हो जाएगी क्या? फिर से ऐसी बात करते हैं कि सर लाइट डार्क, हाँ तो सारे कलर देख लेता है ना, है चमगादड़ हो तुम तो, हर रेंज की लाइट तुम्हें दिखाई देती है, एक विजिबल रेंज है, वहीं पर आप देख पाते हो। तो इसके साथ साथ फिजिक्स भी आनी चाहिए, फालतू में दिमाग लगाते रहते बैठ के। तो यहां से ये हो जाएगा, साथ में कौन निकलेगा? HCl, क्योंकि आपने फिर से एनर्जी प्रोवाइड कर दी इसकी फॉर्म में। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए Cl2 हमारे सामने है और आपने क्या डाला है? डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट जब भी आप डालते हैं ना, तो आपके पास मिलता है कार्बन ब्लैक। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन ब्लैक। इसका मतलब है ब्लास्ट हो गया है। क्या हो गया है? ब्लास्ट। क्योंकि आप भूल जाते हैं रिएक्शन करवाते हुए कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो फ्लेमेबल हैं। वो क्या है? फ्लेमेबल। एक बार आंखें खोलेंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके LPG, CNG, इन सब में इस्तेमाल में ली जाती है। क्लियर? उसके बाद 5 कार्बन से ऊपर या वो वाली पेट्रोल, उससे ऊपर डीजल, फिर कैरोसिन, ऑयल, सारे फ्लेमेबल है। अभी जयपुर में ब्लास्ट हुआ था ना,
लिखा रहता है हर चीज के कि कीप डिस्टेंस, क्या है इसके अंदर, फ्लेमेबल मटेरियल हम कंटेन कर रहे हैं, लेकिन हम समझते ही हाथ से बहुत कम होते हैं, इसलिए हम अवॉइड करते रहते हैं, लेकिन जब होते हैं जबरदस्त होते हैं। क्लियर? तो आप इस बात में देखिए कि जिसके साथ आप भिड़ रहे हैं वो फ्लेमेबल है। आपने डायरेक्ट सनलाइट डाला मतलब इंटेंसिटी कंट्रोल्ड नहीं है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, एक्सो है कि एंडो है, एक्सो। रिएक्शन ओवरऑल एक्सो तभी तो हो पाएगी, वरना हो ही रिएक्शन में हीट जनरेट होगी। अगर आपने अनकंट्रोल्ड लाइट डाली तो एक साथ ढेर सारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी और आपका एल्केन ही फ्लेमेबल है, ब्लास्ट हो जाएगी। आगे बात समझ में? अभी थोड़े दिन पहले, कई सालों पहले एक न्यूज भी आई थी, एक ट्रक का जो ऑयल टैंक था वो लीक करने लग गया, वो भी अनपढ़, और वेल्डिंग वाले के पास गया वो उससे भी बड़ा अनपढ़, और उसके पास बैठे हुए उससे भी ज्यादा अनपढ़। आप देखते हैं ना, ऐसे टाइम पर पर्टिकुलर सर्दी के सीजन में चाय और इधर उधर बैठे रहते लोग, वो बोला कि टैंक ऑयल लीक कर रहा है, बोला अभी लगाओ वेल्डिंग कर देते हैं। अंदर कौन है? डीजल। वेल्ड करना शुरू किया, स्पार्क होते ही ऐसे थे, वो तो सुलटे ही सुलटे, आजू बाजू वाले और सुलट गए, क्योंकि पता नहीं है ना कि जो आप लेकर चल रहे हो वो क्या है, फ्लेमेबल। तो यहां पर आप डायरेक्ट सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कैसे क्या इस्तेमाल करते हैं? डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज्ड सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करवानी है, वरना ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, राख बचेगी। क्लियर? तो यहां पर आपके सामने रिएक्शन हो जाएगा आरसीएल, और साथ में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एचसीएल। नोट डाउन कीजिए, किसी ना किसी फॉर्म में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप भविष्य में कहां होंगे वो आपके साथ रहने वाले 5 लोग डिसाइड करते हैं। आप दोबारा रिपीट करेंगे या मेडिकल कॉलेज में होंगे, ये काफी हद तक आपके दोस्तों पर डिपेंड। तो जो चाय के थड़ी पे बैठे रहते हो, देखो एक जैसे रहते, सारे एक साथ सुलट गए। वेल्डिंग वाले का दोस्त आईएएस ऑफिसर तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है, उसी लेवल का आदमी होगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। आप जिसके 200 नंबर आते हैं उसके पास 3 दिन बैठ के उसको बोलो भैया पढ़ा करो, 680 लाया करो, देखो आपका भविष्य ये है, वो बोलेगा हट, तुम हटो ना हटो, वो तुमसे दूर हट जाएगा कि अपना जैसा ही नहीं। कैसी कैसी बातें कर रहा है, पढ़ने की बातें कर रहा है, पगला गया है भाई। मैं आपको फिर बता दूं, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है, ये सब किसी न किसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, वेल्डिंग वाला भी आ गया। मतलब ये है कि आपको किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। सुलटा दिया है क्या? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, reactivity of halogens with alkanes, reactivity of halogens with alkanes in free radical substitution reaction, in फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप एब्रीविएशन इस्तेमाल में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, FR पर बोलेंगे हमेशा इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई सबसे पहले ध्यान से सुनना, हैलोजेंस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आ जाए ना, और उनकी बातें कहां से हो रही हो, रिएक्टिविटी से, तो आपके सामने ऑर्डर हमेशा यही आएगा, एक्सप्लेनेशन चाहे जो भी हो। हैलोजेंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है आपका? फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद और सबसे कम रिएक्टिव आयोडीन। मैं इसका कारण यहां नहीं समझा सकता, क्योंकि उसके लिए मुझे उस लेवल पर जाना पड़ेगा जो एनसीईआरटी डिस्कस नहीं। तो एनसीईआरटी केवल इसका आंसर देता है, तो आंसर हमेशा ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक में जब भी X2 लिखा हो रिएक्टिविटी की बात करें,
F2Cl2Br2I2। एक्सप्लेनेशन में चेंज, पर आंसर यही रहेगा। और जब एनसीईआरटी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो हमसे पूछेगा भी नहीं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन टेक प्लेस इन डार्क ऑल्सो। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन टेक प्लेस इवन इन डार्क ऑल्सो। फ्लोरिनेशन डार्क में भी हो जाता है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड काफी वीक होता है। देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब यह नहीं कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। पहले सुनो, केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस व्हिच कैन टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इट डजंट मीन कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल है। तो फ्लोरीन आपका रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन कर सकता है, डार्क में भी। फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन टेक प्लेस, क्या लिखवाया था? फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स कैन टेक प्लेस इन डार्क ऑल्सो, कि बस रूम टेम्परेचर हो तो भी रिएक्शन कर जाएगा, लाइट की भी जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट लिखेंगे, reaction of F2 with alkanes is highly exothermic, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है। is highly exothermic. Reaction of F2 with alkanes is highly exothermic, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो समटाइम्स एक्सप्लोजिव, समटाइम्स एक्सप्लोजिव, कि आपका इतनी एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करता है कि ब्लास्ट हो सकता है। समटाइम्स एक्सप्लोजिव, तो आप समझिए अगर किसी रिएक्शन में ब्लास्ट होने के चांसेस है, जाहिर सी बात है करवाएंगे ही। तो फ्लोरिनेशन ऑफ एल्केन हट गया है, यानी कि आप एल्केन का एच हटाकर फ्लोरीन तो इस मेथड से नहीं लगा पाओगे, क्योंकि एक्सप्लोजिव होता है, ब्लास्ट हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, iodination of alkane, iodination of alkane, iodination of alkane is very slow and reversible. Iodination of alkane is very slow and reversible. F2 और I2 के साथ दिक्कत हमेशा रहेगी। Iodination of alkane is very slow and reversible, full stop. It can be carried out in the presence of oxidizing agent. It can be carried out in the presence of oxidizing agent. It can be carried out in the presence of oxidizing agent. It can be carried out in the presence of oxidizing agent, like HiO3 or HNO3, like HiO3 or HNO3, like HiO3 और HNO3। देखिए क्या कहना चाहता है। मान लीजिए अगर अपन मीथेन का क्या करवाना चाहते हैं, आयोडीनेशन, तो आपको मैं मेन बात बताता हूं, ये रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड में कम और बैकवर्ड में रिवर्सिबल होता है। कारण जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर बनेगा CH3I और साथ में क्या बनेगा, HI, और इसमें इसका डेल्टा H कैसा मिलता है, पॉजिटिव। कैसा मिलता है, पॉजिटिव। आगे बात समझ में? मतलब ये प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक, और डेल्टा H पॉजिटिव तो डेल्टा G भी पॉजिटिव। वापस आओ, अगर हम रिएक्शन के ओवरऑल बात करना चाहें तो यही से देखो, चेंज इन एंट्रोपी ऑलमोस्ट क्या है, 0, तो डेल्टा G डेल्टा H पर डिपेंड करेगा। डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा G नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस। डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा G भी पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर आपका कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गया है तो फिर वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में आएगा। तो ये मेन रीजन है इस रिएक्शन के रिवर्सिबल होने का, बिकॉज रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। तो आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स जो आपकी रहती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे सामने है। रिएक्शन कहां पर लौट जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लौट जाती है। आप उसका दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं हम चीजों को, क्लियर? दूसरे तरीके से कैसे समझाते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर कौन बन गया है, HI, और आप सभी ड्रॉपर एटलीस्ट आपने इसका नाम कभी ना कभी जरूर सुना होगा।
ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इतना स्ट्रॉन्ग है कि लगभग सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है? एल्केन में। तो ये आपके बने हुए प्रोडक्ट को वापस से किस में बना देता है? एल्केन में। तो ये भी एनसीईआरटी समझाता है कि एचआई की फॉर्मेशन की वजह से रिएक्शन कहां पर आ जाती है? बैकवर्ड। ठीक है, ये भी सही बात है, लेकिन मेन तो प्रोसेस है एंडोथर्मिक। किसी ना किसी तरीके तो समझाएगा ना कि रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं बैकवर्ड में आ रही है। क्या पता ये रीजन ना देकर एंडोथर्मिक रीजन दे दे। बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर सर ये बैकवर्ड में धकेल रहा है तो फिर इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसके साथ भिड़ा दो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे, HiI2 में कन्वर्ट होता रहेगा। तो आपका अगर HI कंटिन्यूअसली कंज्यूम होता रहेगा रिएक्शन में, तो आप बताइए आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन गिरेगी और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप फॉरवर्ड में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HiO3 या HNO3, जो कि बने हुए HI को किस में कन्वर्ट करता रहेगा? I2 में। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। लिख लीजिए इसको। दोनों बता दिए हैं रीजन, रिड्यूसिंग एजेंट वाला भी बता दिया है, एंडोथर्मिक भी बता दिया है। जरूरी नहीं कि जो आप जानते हैं वही आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स, रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स इन free radical substitution reaction. Reactivity of alkanes in free radical substitution reaction. क्या जिस रेट पर मीथेन रिएक्शन करता है क्या उसी रेट पर इथेन रिएक्शन करेगा? ये है मेन पॉइंट। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर हमसे बात कर रहा है किसकी? रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स की। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स आपने लिखा हुआ है, दोबारा मत लिखिए इसको। रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स इन, अगर अपन बात करना चाहें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, ये बात आप समझ लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा एल्केन की रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सर ये आपने कैसे कमेंट कर दिया डायरेक्ट? दोस्त डायरेक्ट कमेंट नहीं किया है, ये चीजें आप रटते थे आज तक, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आंखें खोलो, यही रिएक्शन का क्या है? आरडीएस। और बताओ आरडीएस में क्या बन रहा है? रेडिकल। आप सोचिए अगर मैं मीथेन की रिएक्शन करवाऊंगा तो इंटरमीडिएट कौन रहेगा? मिथाइल रेडिकल। और मैं इथेन की रिएक्शन करवाऊंगा दोस्त तो इंटरमीडिएट कौन रहेगा? इथाइल रेडिकल। तो इस रेडिकल को बनने के लिए लेस एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, और उसको बनने के लिए मोर एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो जो आप चीजें रट रहे थे, क्यों? क्योंकि आप बेसिक से नहीं पढ़ रहे हो चीजों को, सीधा आप स्किप करके आगे जा रहे हो। तो इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आए ना आए, पर ये इनडायरेक्टली हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेगा, यानी कि आपको यह भी बताएगा कि कौन सा H हटाना है और कौन सा H नहीं हटाना है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन्स इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जितना ज्यादा स्टेबल आपका रेडिकल बनेगा उतना ही रिएक्टिविटी क्या रहेगी? ज्यादा। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जबरदस्त है भाई, हर एक क्वेश्चन की फॉर्म में है, आप समझ लीजिए इसको। ईज ऑफ अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अगला पॉइंट, ईज ऑफ अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ईज ऑफ अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब समझते हो? कौन से हाइड्रोजन को एक्स रेडिकल के लिए हटाना सबसे आसान रहेगा? फिर वहीं आ जाएंगे घूम फिर कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जबरदस्त पॉइंट है दोस्त। रेडिकल की स्टेबिलिटी करते रह जाओगे और आप सुलट जाओगे।
किसी की भी बात कर रहे हो ना, रेट संबंधित बातें कर रहे हो, तो बोलता है आरडीएस से बातें कीजिए। डिजिटल के 100 नुकसान है बोर्ड के, लेकिन कुछ फायदे भी हैं। आइए इधर, क्या आपके रिएक्शन का यही स्टेप आरडीएस है? आपका एच हटने के बाद क्या बन रहा है? आर रेडिकल। कहता है जिस एच को हटाने पर जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा ना, उसके ही हटने का रेट उतना ही फास्ट। ईज का मतलब कितनी आसानी से। तो आप इस रिएक्शन में आपने थोड़ा गौर नहीं फरमाया। अगर मैं बात करना चाहूं तो आपकी इस रिएक्शन में बताओ, सीएल रेडिकल ने कौन से बॉन्ड को तोड़ा है? सीएच। ये बॉन्ड जितना वीक होगा उसके लिए तोड़ना उतना ही, रिएक्शन उतनी ही। क्या ये पॉइंट चमका आपको? चलिए अब मैं आपको यही पॉइंट जबरदस्त लेवल पर वापस से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। चेन प्रोपेगेशन का स्टेप नंबर 1। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने क्या है? मीथेन। कोई भी एक्स रेडिकल है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सीएल रेडिकल हो सकता है, बीआर रेडिकल। चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप है। चेन प्रोपेगेशन से पहले इनिशिएशन उसमें क्या जनरेट किया था? एक्स रेडिकल। आप बताइए अगर यहां पर रिएक्शन हुआ तो दोस्त ये सीएच बॉन्ड टूटेगा होमोलेटिकली। अगर इस बॉन्ड को होमोलेटिकली तोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, इन दोनों में तो क्या बनेगा? बॉन्ड। तो आपके सामने क्या बन जाएगा? HX बॉन्ड, और साथ में कौन जनरेट हो जाएगा? CH3 रेडिकल। ये आपका मीथेन है। आइए नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें, मीथेन की बजाय इथेन हुआ, दोस्तों आंखें खुली रखेंगे। अगर मीथेन की बजाय इथेन हुआ, आपको छापने का मौका दिया जाएगा। क्लियर? इधर अगर अपन बात करें तो मैं इस CH बॉन्ड को तोड़ना चाह रहा हूं, तो बताइए रेडिकल की वजह से बॉन्ड हमेशा कैसे टूटेंगे? होमोलेटिकली। और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? H के साथ। क्लियर है? तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? HX। और साथ में कौन बनेगा? CH3 CH2 रेडिकल। इधर आंखें खोल के बोल, दोनों रेडिकल में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जू। पक्का? इसका मतलब ये CH बॉन्ड वीक है, तो ये रेडिकल इथेन के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा एज कंपेयर टू मीथेन। बेटा सारी बातें एनसीईआरटी की होंगी, असर्शन रीजन के ऐसे क्वेश्चन बनाऊंगा ना, मेजर हाथ लगा तो, कि तू बस पढ़ पढ़ के बोलेगा अच्छा है अच्छा है, आंसर, और जिससे पूछेगा उसको भी नहीं चमकेगा। अगर ढंग से एनसीईआरटी के लेवल पर आके क्वेश्चन बनाने लगे तो, क्योंकि सबकी औकात जीओसी तक है, और जहां से ऑर्गेनिक शुरू होते हैं ना, वहां से तो लोग पलटी मारने लगते हैं। यही ऑर्गेनिक है रियल। बताइए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चल रही है कि नहीं चल रही है? स्टेटमेंट नंबर 1, इथेन इज मोर रिएक्टिव इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज कंपेयर टू मीथेन। बिल्कुल सही। स्टेट नंबर 2, बिकॉज इन इथेन CH bonds are weaker as compared to methane। बिल्कुल सही। लेकिन लोग तो ढूंढ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। घुमाएगा लैंग्वेज को, बच नहीं सकते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। आइए अगर इसकी बजाय हमारे सामने दोस्तों ये वाली अल्केन होती प्रोपेन, और मैं इस CH बॉन्ड के बारे में बात कर रहा होता, मुझे इसी CH बॉन्ड को तोड़ना है, तो बताइए कैसे तोड़ता मैं? होमोलेटिकली, एक इधर एक इधर। बताइए क्या बन जाता? HX। और फिर बचा हुआ रेडिकल आप बता सकते हो? आइसोप्रोपाइल रेडिकल। आप देख रहे हो लगातार रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। एक मिनट, इस बार पेपर में आया था कि नहीं आया था? अरे चेक करो अपना पेपर, वीकेस्ट CH बॉन्ड पूछा था, एल्केन चैप्टर से था क्वेश्चन। क्लियर? अगर मैं इस वाले बॉन्ड के बाद में बात कर रहा हूं, तो आप इसको होमोलेटिकली तोड़ेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, आपके सामने क्या बन जाएगा दोस्त? HX। और कौन बनेगा आपके सामने? टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। और ये रेडिकल तो ऊपर वालों से भी ज्यादा स्टेबल, तो लगातार आपका CH बॉन्ड वीक होता जा रहा है। अभी तो बातें खत्म कहां हुई हमारी। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने ये है दोस्त, ध्यान से सुन लेना, हमारे सामने ये है दोस्त, इस CH बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूं, एक्स रेडिकल। आप जानते हैं ना, आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ी हैं, जब भी Cl2Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, आप सीधा एलाइलिक और बेंजाइलिक एच हटाकर एक्स लगाते हैं। उसका रीजन आप समझिए ऐसा क्यों होता है। इस पूरे मॉलिक्यूल में ये CH बॉन्ड सबसे वीक है। कैसे? देखिए, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं होमोलेटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, बताओ क्या बनेगा? HX। और एक इलेक्ट्रॉन इधर मिल जाएगा, बताइए क्या बनेगा? बेंजाइल रेडिकल, एंड विच इज रेजोनेंस। अगर किसी के पास बेंजाइलिक एच है ना, तो रेडिकल सबसे पहले उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि उसको तोड़ना उसके लिए सबसे आसान। आप कह सकते हैं स्टेबल रेडिकल बनेगा, या आप कह सकते हैं वीक CH बॉन्ड है। और अगर अपन बात करना चाहें दोस्तों, इससे भी वीक आपको मिल सकता है ये वाला, बोला था ना भूलने नहीं दूंगा। जो चीजें याद रखने वाली हैं वो रिएक्शंस में आएंगी आएंगी और आपको याद हो जाएगा। एक्स रेडिकल, आप बताइए ये वाला बॉन्ड होमोलेटिकली तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बनेगा? HX।
और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको वापस मिल जाए तो आप बताइए कौन बनेगा, एलाइल रेडिकल। और आप जानते हैं ना, योर एलाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल रेडिकल। तो आपसे पूछेगा ना कि बताओ कौन से CH बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है, तो सबसे आसान इसको, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। तो ये CH बॉन्ड का रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है इंक्रीजिंग में। जैसे जैसे आपके रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे CH बॉन्ड की रिएक्टिविटी बढ़ रही है, या जैसे जैसे रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे CH बॉन्ड वीक होता जा रहा है। तो आप इस रेडिकल से ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इससे ज्यादा स्टेबल ये, इस वाले रेडिकल से ज्यादा स्टेबल ये रेडिकल, तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? नोट डाउन करेंगे जल्दी से। आप कहते हैं सर असर्शन रीजन के क्वेश्चन नहीं डालते, जीओसी तक क्या डाले, क्यों नेसेसरी परेशान करना, जो कहीं है ही नहीं उसमें बच्चे को परेशान करने का कोई मतलब। बच्चे को वहां परेशान करो जो एनसीईआरटी में भी है वो नहीं जानता है। ये सब पढ़ने के बाद जब आगे वाले पॉइंट आएंगे, सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी, आपको रटने की जरूरत ही, कोई कहानी सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को। प्राइमरी हाइड्रोजन आसानी से हटेगा या सेकेंडरी? सेकेंडरी। सेकेंडरी या टर्सरी? टर्सरी या बेंजाइलिक? बेंजाइलिक या एलाइलिक? खत्म हो गई कहानी। अपना टाइम हुआ क्या? सुलटा दिया है क्या? एटलीस्ट उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा। इसे हम कौन सा एच कहते हैं? बेंजाइलिक। इसको हम कौन सा कहते हैं? एलाइलिक। सुलटा दिया है। तो अगर हमसे सीधा ऑर्डर कोई पूछ ले ईज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, तो हम कमेंट कर सकते हैं जी हाँ। सबसे आसानी से कौन सा एच हटेगा? एलाइलिक। उसके बाद बेंजाइलिक। पक्का? जी हाँ। मैं आपको बता दूं मार्केट में अभी बेंजाइलिक आगे और एलाइलिक पीछे मिलता है, मैं खुद ही कह रहा हूं ना। उसके बाद कौन सा आएगा? 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो आप डिग्री ऑफ से भी हाइड्रोजन के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रेडिकल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका प्राइमरी एच हटता है तो प्राइमरी रेडिकल बनता है, सेकेंडरी एच हटता है तो सेकेंडरी, टर्सरी हटता है तो टर्सरी। यही पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। देखिए, रिलेटिव रेट ऑफ एल्काइल रेडिकल फॉर्मेशन, अगला पॉइंट।
relative rate of alkyl radical formation, relative rate of alkyl radical formation, relative rate of alkyl radical formation by Cl radical, relative rate of alkyl radical formation by Cl radical. अब क्या कहता है कि x फिक्स कर देते हैं, मान लो ये x कौन है, Cl रेडिकल, तो कहता है इससे फर्क पड़ेगा कि Cl रेडिकल है या Br रेडिकल है। आइए अगर अपन बात करना चाहें, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास एक एल्केन है जिसमें वो कौन सा H हटाने के लिए जा रहा है, 3 डिग्री। यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, हमारे पास एक एल्केन है जिसमें आपका Cl रेडिकल कौन सा H हटाने जा रहा है, 2 डिग्री। हमारे पास एक एल्केन है जिसमें आपका Cl रेडिकल कौन सा H हटाने के लिए जा रहा है, 1 डिग्री। कहता है अगर हम यहां पर, इधर देखो ध्यान से सभी लोग, ये जो हमारे सामने रिएक्शन चल रही है, अगर इसमें ये जो Cl रेडिकल है, अभी तो ये आपका H जो है वो प्राइमरी है या मिथाइल बोल सकते हैं, ऐसे कहता अगर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हुआ तो उसका भी रेट हम बता सकते हैं। आप बताओ कौन से वाले H को उसके लिए हटाना सबसे आसान रहेगा, 3 डिग्री, क्योंकि रेडिकल स्टेबल बनेगा, फिर 2 डिग्री, फिर वो तो हम पहले जान चुके हैं। कहता है रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा डेटा से भी बातें कर ले तो बेटर रहेगा। तो ये अगर हमारे सामने चलता है तो कहता अगर इस वाले हाइड्रोजन को हटाने का रिलेटिव रेट कितना है, 1। अगर प्राइमरी के हटने का रेट हम 1 मान ले तो सेकेंडरी के हटने का रेट आपका लगभग 3.5 के आसपास होता है। यानी कि प्राइमरी एच के कंपैरिजन में सेकेंडरी एच को 3.5 टाइम फास्टर हटाएगा। और अगर आपके सामने कौन सा है, 3 डिग्री, तो कहता है इसको 5.0 टाइम्स फास्टर हटाएगा। तो वो तो हमें पहले पता है, इस एच के हटने का रेट स्लो होगा, इसके फास्ट और इसका और भी, क्योंकि इसके हटने से 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, इसके हटने से 2 डिग्री और इसके हटने से, क्लियर तो है हमें, पर बता रहा है कि देखो इतना रेट में फर्क आ रहा है, ये तो कम है। कहता है Br रेडिकल तो और भी ज्यादा हो जाएगा, इसको लेकर नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा। दिस डेटा में चेंज बुक टू बुक, इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर कंडीशन ऑल्सो। तो जब भी आपसे कोई न्यूमेरिकल टाइप पूछेगा तो बता के पूछेगा। अगर ये बढ़ाएगा तो वो भी बढ़ा देगा, किस कई जगह पर इसको 3.9 लिख देते हैं, इसको 5.2 लिख देते हैं, तो बुक टू बुक चेंज होता रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर दोनों बात एक ही समझा रहे हैं कि 3 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने में जल्दी हटाएगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री को जल्दी हटाएगा एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सुलटा दिया है, अगला पॉइंट लिखेंगे, relative rate of alkyl radical formation by Br radical, relative rate of alkyl radical formation, relative rate of alkyl radical formation by Br radical, relative rate of alkyl radical formation by Br radical। आइए फिर से आंखें खोलेंगे। कहता अगर Cl रेडिकल की जगह कौन हुआ, Br रेडिकल, तो कहता अगर प्राइमरी को हटाने का रेट क्या मान ले, 1, तो कहता है सेकेंडरी को हटाने का रेट 82 टाइम्स फास्ट होगा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एच दिखे तो ब्रोमीन सेलेक्टिवली सेकेंडरी को हटाएगा। और कहता है टर्सरी है ना, तो टर्सरी के लिए तो पागल होता है, अप्रोक्सीमेटली जो रेट होता है 1640 के आसपास होता है। ये देखो, आप समझिए, आंखें खोलो एक बार। मतलब अगर आपका Br रेडिकल है तो आप बताओ एक्सक्लूसिवली कौन से वाले को हटाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाईली सिलेक्टिव फॉर 3 डिग्री। कहता भी तो 3 डिग्री है, अगर गलती से एलाइलिक और, तो एक्सक्लूसिवली रिएक्शन ही वही होगी, और तो कहीं रिएक्शन ही, और ये इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, क्योंकि प्राइमरी एच को हटाएगा तो प्राइमरी रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी एच को हटाएगा तो सेकेंडरी रेडिकल, और टर्सरी एच को हटाएगा तो 3 डिग्री रेडिकल। तो आप कह सकते हैं कि साहब ब्रोमीन तो पागल है, किसके लिए, 3 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। इसे हम सिलेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्टिव। क्या आपका क्लोरीन भी ऐसा कर रहा था, हाँ, क्या क्लोरीन भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आपका डिफरेंस कर रहा था, कर रहा था, तो इतना ज्यादा। अब सोचो अगर मैं सिलेक्टिविटी पूछूं कि कौन से हाइड्रोजन को हटाना है, ये ज्यादा कौन सेलेक्ट करता है, Cl2 या Br2? डेटा बोल रहा है, आप कहानियां सुन सुन के इसको याद करते हो, क्योंकि आप डेटा पर कभी जाते ही, विच वन इज मोर सेलेक्टिव, मतलब कौन सा हाइड्रोजन हटाना है ये कौन ज्यादा सोचता है, ब्रोमीन।
एज कंपेयर टू क्लोरीन। नो डाउट अगर अपन बात करें क्लोरीन में भी डिफरेंस था, पर इतना ज्यादा नोट करेंगे। इसको लिख दो यहां पर स्टार लगाकर। ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव, ब्रोमिनेशन इज हाईली सिलेक्टिव for substitution of tertiary hydrogens. Bromination is highly selective. Bromination is highly selective for the substitution of tertiary hydrogens. मतलब अगर आप एल्केन्स का ब्रोमिनेशन करवा रहे हो तो एक्सक्लूसिवली कौन सा एच हटाओगे? 3 डिग्री, वहीं से मेजर बनेगा। ब्रोमिनेशन इज हाईली सेलेक्टिव फॉर substitution of tertiary hydrogens. Clear? Next, selectivity order. Selectivity order, आधी से ज्यादा जनता को ये selectivity order का मतलब समझ में? भाई अगर एक एल्केन में अलग अलग कैटेगरी के हाइड्रोजन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो कौन सा हटाना है ये सबसे ज्यादा कौन सोचता है? Br2 या फिर Cl2? तो सेलेक्टिव कौन ज्यादा है हाइड्रोजन को लेकर? Br2 की सेलेक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl2। एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल भी होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम सेलेक्टिव होता है। क्लियर? उसके पीछे भी बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन हमारा इतने से काम चल जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं सेलेक्टिविटी मतलब कौन सा हाइड्रोजन हटाना है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो जो हैलोजन आपका ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सेलेक्टिव क्या मिलेगा? कम। यानी कि सबसे कम कौन सोचेगा? फ्लोरीन, कि कौन सा हाइड्रोजन हटाना चाहिए, सबसे कम फ्लोरीन सोचता है। फिर कौन सोचेगा? क्लोरीन, और फिर ब्रोमीन। लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन हम हटा देते हैं, कारण काम के ही नहीं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी यहां तक होनी भी नहीं चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे सामने थे। अपना टाइम हुआ है क्या? बाकी बातें हम करेंगे अगली क्लास, लेकिन इसको ढंग से रिवाइज करके आएंगे। मैं एनसीईआरटी के पेज शेयर करने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शंस डाइएल्केन में पहला हेडिंग लगा हुआ है सब्स्टिट्यूशन, वही पढ़ा है। क्लियर? बढ़िया तरीके से आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। कोई लाइन ऐसी लगे जो नहीं समझाई है तो जरूर पूछिए। 2-3 दिन बाद आपको खुद को लगेगा कि इससे भी बढ़िया नोटबुक के अंदर आ गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।